मैं आराम से बिस्तर पर सो रहा था कि तभी अचानक सफेद कपड़ों में एक लड़की ने मेरे सीने और चेहरे पर जोरदार लात मार दी। मैंने गुस्से में सोचा, अरे तेरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ दादाजी के चेहरे पर लात मारने की, ये क्या बकवास है। तभी लिंग किंगशुए ने बेहद गुस्से से घूरते हुए मुझसे कहा, गु युआन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इतना कहते ही उसने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसे दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। मैंने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और कहा, लिंग किंगशुए, ये तुमने खुद अपने लिए मुसीबत बुलाई है। पर जैसे ही मैंने जमीन पर उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की, इतनी दयालु इंसान। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वो रोने लगी थी। मैंने घबरा कर कहा, अरे अरे रुको बड़ी बहन। पर तभी उसने अचानक मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे कंधे पर बहुत जोर से काट लिया। मैं दर्द से तड़प उठा और चिल्लाया, आह। मैंने अपना खून बहता हुआ कंधा सहलाते हुए कहा, लिंग किंगशुए, क्या तुम कुत्ता हो जो मुझे इस तरह काट रही हो। लिंग किंगशुए चुपचाप जमीन पर बैठी रही। तभी हवा में उड़ता हुआ एक छोटा सा फ्लफी सिस्टम आ पहुंचा। मैंने सिस्टम से पूछा, तुमने अभी क्या कहा कि कौन सी बड़ी आफत आ गई है। सिस्टम ने रोते हुए चेहरे से कहा, उस नॉवेल की फीमेल लीड गलती से मेरे साथ यहाँ आ गई, वही है ये। मैंने लिंग किंगशुए की तरफ इशारा करते हुए सिस्टम से कहा, तो तुम इसे वापस भेज दो ना। सिस्टम ने उदास होकर कहा, भेज वापस नहीं भेज सकता। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब। सिस्टम ने कहा, मैं तुम्हें एकदम साफ और बिना घुमा फिराए सीधे शब्दों में बताता हूँ। फिर सिस्टम ने लिंग किंगशुए से कहा, तुम इस दुनिया के इंसान नहीं हो। ये सुनते ही लिंग किंगशुए चौंक गई और बोली, क्या। उसने हैरान होकर अपने आसपास देखा और उठकर खिड़की की तरफ चली गई, जहां बाहर आधुनिक शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और चमचमाती गाड़ियां दिख रही थीं। मैंने अपना दुखता हुआ कंधा सहलाते हुए सिस्टम से पूछा, क्या सच में इसे वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं है। सिस्टम ने कहा, रास्ता है, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। मैं दूसरे संसार का रास्ता दोबारा खोलने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिस्टम से पूछा, तो फिर मेरा इनाम कहाँ है। सिस्टम ने कहा, इनाम दिया जा रहा है। और तभी स्क्रीन पर लिखा आया कि 1 ट्रिलियन रुपए मेरे सिस्टम स्पेस में जमा कर दिए गए हैं। मेरे हाथ में नोटों की गड्डी आ गई और मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। पर तभी पीछे से लिंग किंगशुए ने कोने में रखा लकड़ी का बैट उठाया और पूरी ताकत से मेरे सिर पर दे मारा। मैं दर्द से चिल्लाया, आह, और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ था और लिंग किंगशुए मेरी गेमिंग चेयर पर महारानी की तरह बैठी थी। उसने हाथ में बैट लेकर मुझसे पूछा, क्या तुम इस जादुई जीव के दम पर ही मुझे हरा पाए थे। मैंने और सिस्टम ने बैंधे बैंधे मुंह बनाया और मैंने कहा, छी। लिंग किंगशुए उठी और अपने सफेद जूतों से सीधे मेरे मुंह पर पैर रख दिया। मैं दर्द से कराह उठा, आह। फिर उसने मुझे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया तो मैंने अकड़ दिखाते हुए कहा, अगर तुमने कहा और मैंने मान लिया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। पर अगले ही पल मैं घबरा गया और चिल्लाया, जल्दी से मुझे मेरा जादुई हथियार दो। लिंग किंगशुए गुस्सा होकर मुझे छोड़कर कमरे में कुछ ढूंढने लगी। तभी बैंधे हुए सिस्टम ने मुझसे धीरे से कहा, अब जब तुमने अपना सारा टास्क पूरा कर लिया है तो अब कोई जादुई हथियार नहीं बचा है। मैं सन्न रह गया और बोला, ओह, तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी लिंग किंगशुए हाथ में तेज धारदार सब्जी काटने वाला चाकू लेकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं बुरी तरह डर गया और गिड़गिड़ाने लगा, दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। लिंग किंगशुए ने चाकू मेरी गर्दन पर टिका दिया और बोली, गु युआन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी सिस्टम रस्सियों से आजाद होकर हम दोनों के बीच उड़ने लगा और चिल्लाया, रुको रुको, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं भी गायब हो जाऊंगा और तुम कभी अपने घर वापस नहीं जा पाओगी। लिंग किंगशुए ने गुस्से में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। सिस्टम ने कहा, जरा अपने जीवन साथी के बारे में तो सोचो। लिंग किंगशुए बोली, मेरा कोई जीवन साथी नहीं है। सिस्टम ने कहा, तो फिर अपने परिवार के बारे में सोचो। मैंने सिस्टम को देखा और कहा, सिस्टम, क्या तुम बेवकूफ हो। ये सुनते ही लिंग किंगशुए की आंखों में आग बबूला हो गई और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भड़क उठी। उसने चाकू कसकर पकड़ा और बोली, मेरा परिवार, उस कमीने ने मेरे पूरे परिवार को जान से मार डाला था। चाकू मेरी गर्दन के इतने पास था कि मेरी सांसें अटक गईं। मैंने घबरा कर कहा, कोई गलतफहमी हुई है, मैंने नहीं मारा था। लिंग किंगशुए ने चाकू और पास लाते हुए कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें 3 वाक्य बोलने का मौका देती हूँ। मैंने झटपट पहला वाक्य बोला, तुम्हारे पूरे परिवार को धार्मिक गठबंधन के लीडर ने मारा था। फिर दूसरा वाक्य बोला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिंग किंगशुए गुस्से से चाकू उठाने लगी और बोली, तुम उसी के साथी थे। मैंने तुरंत तीसरा वाक्य चिपकाया, मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। लिंग किंगशुए रुक गई और बोली, 2 वाक्य हो गए। मैंने कहा, दीदी अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिस्टम जल्दी से इतिहास की वो घटना इसे दिखाओ। सिस्टम ने कहा, ठीक है। तभी सिस्टम ने एक जादुई स्क्रीन चालू की जिसमें अतीत की यादें दिखाई देने लगीं। उस पुरानी याद में बारिश की रात थी और एक आंगन में चारों तरफ लाशें बिछी थीं। काले कपड़ों में एक लड़का हाथ में खून से सनी तलवार लिए खड़ा था और कोने में 2 छोटे बच्चे डर से कांप रहे थे। तभी काले कपड़ों वाला नवयुवक गु युआन दौड़कर आया और उसने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। वो बारिश में भागने लगा और बच्चों को बचाने के लिए उसने अपनी पीठ पर तलवार का गहरा वार झेला, लेकिन बच्चों को सुरक्षित लेकर अंधेरे में गायब हो गया। स्क्रीन बंद होते ही लिंग किंगशुए हैरान रह गई और बोली, क्या तुमने ही मेरे भाई बहन की जान बचाई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये अब भी साफ नहीं है। मेरी पीठ पर बना वो निशान तुमने देखा ही होगा, अब तो मुझे खोल दो ना। लिंग किंगशुए ने धीरे से कहा हूँ और उसने मेरी रस्सियां काट दी। मैं बिस्तर से उठा और अंगड़ाई लेते हुए बोला,
गर्मी के मारे तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं जाकर एयर कंडीशनर के सामने खड़ा हो गया और ठंडी हवा खाते हुए बोला, सच में आज का मौसम तो जानलेवा है। लिंग किंगशुए मेरे पीछे आई और जादू चलाने के लिए हाथ उठाया, पर उसकी उंगलियों से कोई जादुई रोशनी नहीं निकली। वो हैरान होकर बोली, मेरी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ चली गई? मैंने ये देखा और मन ही मन खुश होकर अपनी गेमिंग चेयर पर बैठ गया। मैंने सोचा इसके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है, तो ये बस एक साधारण सी कमजोर लड़की है और मैं एक 8 फीट लंबा तगड़ा मर्द हूँ, तो मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है? हे। पर तभी सिस्टम मेरे सामने प्रकट हुआ और बोला, चूंकि सिस्टम की गलती के कारण इसे इस दुनिया में लाया गया था, इसलिए सिस्टम इसकी पूरी आध्यात्मिक शक्ति और साधना इसे वापस लौटाता है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं कुर्सी से उछल पड़ा। क्या? लिंग चिंगशुए के चारों तरफ जादुई रोशनी चमकने लगी और उसकी उड़ने वाली तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने तलवार लहराई और ठंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखकर कहा, हूँ। वो मेरे पास झुक कर आई और बोली, तुम अभी किस बात पर हंस रहे थे? मैं पसीने पसीने होकर डर के मारे हकलाने लगा। कुछ नहीं, मैं तो किसी बात पर नहीं हंस रहा था। हे। लिंग किंगशुए ने हूँ किया और अचानक फर्श पर पड़े कागजों पर उसकी नजर गई। उसने पूछा, ये सफेद कागज के गोले क्या हैं? मैंने फर्श पर बिखरे कागज के गोलों को देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं तुरंत घुटनों के बल नीचे गिरा और उन्हें बिनते हुए बोला, मत छुओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बस मेरी अजूबा देश के कागजों की रिसर्च के कुछ बेकार टुकड़े हैं। मैंने सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। सिस्टम उड़कर आया और बोला, इसके पहचान पत्र का क्या होगा? अगर ये बिना पहचान के बाहर गई तो पुलिस इसे पूछताछ के लिए ले जाएगी। फिर सिस्टम चमका और बोला, जानकारी प्रोसेस हो गई है, अब ये भी तुम्हारी तरह ड्रैगन एकेडमी की छात्रा है। मैंने माथे का पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। चलो तब तो ठीक है। मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और लिंग किंगशुए को बाहर का घर दिखाने लगा। मैंने कहा, चलो आओ, आज से तुम मेरे घर पर ही रहोगी, चलो पहले तुम्हें घर दिखा देता हूँ। लिंग किंगशुए मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने लिविंग रूम में पहुंचकर कहा, यह लिविंग रूम है, आमतौर पर टीवी देखना, खाना खाना और बेफिजूल बैठना यहीं होता है। मैं मुड़कर उसे देखने लगा, पर लिंग किंगशुए मेरे एकदम करीब चल रही थी और सीधे मुझसे टकरा गई। मैं संतुलन खो बैठा और जमीन पर पीठ के बल गिर पड़ा। अरे बाप रे! मैं जमीन पर आराम से बैठा हुआ था कि तभी अचानक वो मेरे सामने आ गई और मैंने हैरान होकर कहा, तुम चलते हुए बिल्कुल भी आवाज क्यों नहीं करती हो यार? जिस पर उस खूबसूरत लड़की लिंग ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी सुनने की क्षमता ही बहुत खराब है। इसके बाद उसकी नजर सामने रखे टीवी पर पड़ी और उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि ये क्या चीज है। जिसके बाद मैं जमीन से उठा और टीवी की तरफ इशारा करते हुए उसे समझाने लगा कि ये टीवी है और तुम इसे जादुई पानी का आईना समझ सकती हो। मैंने उससे कहा कि इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है, तुम इसमें लोगों को देख सकती हो, उनकी आवाज सुन सकती हो और तस्वीरें भी देख सकती हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इसके अंदर की चीजें बाहर नहीं आ सकती हैं, इसलिए भूल कर भी इस पर अपनी तलवार या किसी जादू का इस्तेमाल मत करना। मेरी बात सुनकर उसने बस हामी भरी और मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें घर की बाकी चीजों के बारे में बताता हूँ। कुछ देर बाद मैं सोफे पर बैठकर आराम से पानी पी रहा था। मैंने उससे कहा कि बस यही सब है और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। तभी वो मेरे सामने आई और कहने लगी कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हंसा और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या लिंग परी को भी भूख लगती है? मेरी बात सुनकर वो मुड़ी और जाते हुए बोली, खाना बनाकर मुझे बुला लेना, मेरा नाम लिंग चिंगैक्शुए है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सीधा उस कमरे के दरवाजे के पास गया जहाँ वो गई थी। मैंने दरवाजा जोर से पीटा। मैंने चिल्लाते हुए कहा, लिंग चिंगशुए, तुम बाहर निकलो, ये मेरा घर है और आज रात मैं बिस्तर पे सोऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो दरवाजा खोल कर दिखाओ। और जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक दरवाजा खुला और उसकी चमकती हुई जादुई तलवार सीधे मेरी गर्दन पे आ लगी। उसने मुझसे ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कोई काम था? उसकी तलवार देखकर मेरी सारी हेकड़ी निकल गई और मैंने डरते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम तीखा खाना पसंद करोगी? उसने मना किया तो मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है, ये छोटा सा सेवक अभी आपके लिए खाना बनाता है। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया और मैं दीवार के सहारे खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं रसोई में गया और जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, मेरा छोटा सा सिस्टम मेरे कंधे के पास हवा में तैरता हुआ आ गया और मुझसे पूछने लगा कि होस्ट, अभी जो आपका गुस्सा था वो अचानक से कहाँ गायब हो गया? मैंने फ्रिज से अंडे और सब्जियां निकालते हुए उसे जवाब दिया। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसे ही रणनीतिक कमजोरी कहते हैं। सिस्टम ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा होस्ट, आप इसी समय का फायदा उठाकर अपनी सिंगल लाइफ से छुटकारा पा लीजिए। मैंने उसकी बात पर बस एक अजीब सी आवाज निकाली। इसके बाद मैंने जल्दी से 2 स्वादिष्ट डिश तैयार की और उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर मैं कमरे के बाहर गया और दरवाजा खटखटा कर बोला, लिंग दीदी, खाना तैयार हो गया है, आ जाओ। वो बाहर आई और हम दोनों टेबल पे आमने सामने बैठ गए। मैंने प्यार से चावल का एक कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने कहा कि बर्तन मैं धोऊंगी। ये सुनकर मैंने मन ही मन सिस्टम से कहा, देखा, इसे पता है कि ये मेरा खा रही है और मेरे घर में रह रही है, इसलिए इसे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने बाहर से बहुत ही शरीफ बनते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं धो लूंगा।
पर उसने जिद करते हुए कहा, मैं बर्तन धोऊंगी वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसके बाद हम दोनों शांति से खाना खाने लगे। मैंने उससे पूछा, खाना कैसा बना है? उसने शांति से जवाब दिया, ठीक है, मैंने अब तक जो भी खाया है ये उनमें से टॉप 2 में आता है। ये सुनकर मैं खुश हो गया और अपना फोन चलाते हुए मैंने उससे कहा, लिंग दीदी, कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। उसने तुरंत कहा, ठीक है। इसके बाद वो बर्तन लेके रसोई की तरफ चली गई और मैं आराम से वहीं बैठा रहा जब वो सिंक पर बर्तन धो रही थी। तो उसकी नजर टीवी पर चल रहे एक शो पर पड़ी जहां एक आदमी अपनी जान पर खेलकर एक लड़की को जादुई सुनहरी तलवारों से बचा रहा था। उसे देखकर वो अपने ख्यालों में खो गई और सोचने लगी कि आखिर उसने मरने से पहले मुझे अपने शरीर के नीचे क्यों छुपाया था। असल में उसे अपने अतीत की याद आ रही थी जहां मेरे जैसे ही दिखने वाले एक आदमी ने उसे बिल्कुल ऐसे ही बचाया था। इन ख्यालों के बीच अचानक उसके हाथ से बर्तन छूट गया और तभी उसे मेरी जोर जोर से हंसने की आवाज आई। मैं सोफे पर लेटकर एक कॉमेडी फिल्म देख रहा था और मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसने मुझे मुड़कर देखा और मन ही मन कहा, ये कैसा बेवकूफ इंसान है। इसके बाद मैं सोफे से मुड़ा और उससे कहा, लिंग दीदी, आओ साथ में बैठकर फिल्म देखते हैं। उसने मेरी तरफ बिना देखे ही कह दिया, नहीं, मुझे अभी ध्यान लगाना है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, लिंग दीदी, वैसे भी तुम्हें यहाँ काफी समय तक रहना है तो क्यों ना यहाँ के लोगों और संस्कृति का थोड़ा मजा लिया जाए। पर वो कुछ नहीं बोली और सीधे कमरे में चली गई। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, यार ये तो सच में बहुत बोरिंग है। वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर ध्यान लगाने के लिए बैठ गई। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में जादुई ऊर्जा बहुत कम है जो उसकी ताकत को वापस खींच रही थी। उसने खुद के चारों तरफ एक जादुई घेरा बनाया। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं बस आराम कर लेती हूँ और अपने मन को शांत करती हूँ। तभी उसे फिर से मेरी हंसी याद आई और वो मुस्कुराते हुए बोली, सच में ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। अगली सुबह मैं सोफे पर मजे से सो रहा था कि तभी वो अपने उन्हीं कपड़ों में आई और उसने सीधा अपना पैर मेरे मुंह पे रख दिया। मेरी नींद खुली और मैं कुछ बोल नहीं पाया। इसके बाद उसने अपना पैर हटाया और मैं फिर से आराम से सोने लगा। उसने मुझे सोते हुए देखा और कहा कि ये तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। इसके बाद उसने जोर से मेरे पेट पर लात मारी जिससे मैं घबरा कर उठ बैठा। मैंने अपनी रजाई पकड़ी और चिल्लाते हुए पूछा, कौन है बे? फिर मैंने उसे देखा और पूछा, तुम क्या कर रही हो यार? उसने मुझसे बहुत ही शांत आवाज में पूछा कि आज नाश्ते में क्या खाना है। मैंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, चलो आज बाहर चलकर ही कुछ खा लेते हैं, मेरे कपड़े अंदर कमरे में हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? उसने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने उठते हुए कहा, वैसे भी अगर तुम्हें परेशानी होती तो भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये मेरा ही घर है। मैं कमरे में गया और अपने लिए सफेद टी शर्ट और काले पैंट पहनकर बाहर आ गया। मैंने उसके लिए भी कुछ नए जमाने के कपड़े निकाले थे जिनमें एक सफेद टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स थे। मैंने वो कपड़े उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम पहले मेरे ये कपड़े पहनना चाहोगी? ऐसा नहीं है कि तुम इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बाहर जाओगी तो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा खींचेगा। सच कह रहा हूं मैं, तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। उसने बिना कुछ कहे वो कपड़े मुझसे ले लिए। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम बस काम चलाने के लिए इन्हें पहन लो। ये पैंट शायद तुम्हारे लिए थोड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे इन अजीब से कपड़ों से तो लाख गुना बेहतर ही होंगे। वो कपड़े लेकर अंदर चली गई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा और खुद से बड़बड़ाने लगा कि आखिर ये पैंट इतने छोटे कैसे हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो वो सफेद टी शर्ट और शॉर्ट्स में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम बेहतर होगा कि मुझसे झूठ ना बोल रहे हो। मैंने उसे देखकर अपनी नजरें झुका ली और कहा, मैं सच में तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने शक करते हुए पूछा, क्या सच में? मैंने घबराते हुए कहा, हाँ शायद ये सच ही होना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसकी वो जादुई तलवार वापस आ गई। उसने तलवार का कोना मेरी गर्दन पर रखा जिससे पूरे कमरे में बर्फ जमने लगी। मैंने डरते हुए कहा, अरे बाप रे, तुम ये क्या कर रही हो? उसने गुस्से में कहा, तुम खुद पक्का नहीं हो और फिर भी तुमने मुझे ये कपड़े पहनने के लिए कह दिया। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, बात बिल्कुल अलग है। वो बात ये है कि तुम दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुम चाहे कुछ भी पहन लो और कहीं भी चली जाओ, तुम हमेशा ही सबके आकर्षण का केंद्र बनी रहोगी। मेरी ये बात सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और तलवार गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब जब हम बाहर जाएंगे तो वो लोग तुम्हें देखेंगे और सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं घर के दरवाजे पर अपने जूते पहन रहा था और लिंग जिए मेरे पास ही खड़ी थी। मैंने उससे कहा, चलो चलते हैं, तुम भी मेरे ही जूते पहन लो। फिर उसने मेरे सफेद जूते पहन लिए और हम दोनों लिफ्ट में आ गए। बाहर सड़क पर निकलते ही मैंने लिंग जिए से पूछा, तुम क्या खाना चाहती हो? उसने कहा, कुछ भी चलेगा। मैंने कहा, चलो हम लोग एजम की तरफ चलते हैं, वहां कुछ खाने को ढूंढते हैं। वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या? मैंने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि एजम स्क्वायर बस एक बड़ा सा बाजार है। फिर हम दोनों एक बस स्टॉप पर आए और बस में चढ़ गए। हम बस में बैठे ही थे कि अचानक मेरी पेट की गैस निकल गई और वहां हरा धुआं फैलने लगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन लिंग जिए ने तुरंत अपनी शक्तियों से हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया जिससे मैं चैन की सांस ले पाया। मैंने उससे कहा, आहा लिंग जिए, तुम तो मेरे लिए भगवान जैसी हो। तभी बस में पीछे खड़े एक आदमी का पेट खराब हो गया और उसने पूरी बस में भयानक गैस छोड़ दी। एक आदमी चिल्लाया, ड्राइवर गाड़ी रोको। लेकिन ड्राइवर ने कहा, कंपनी का नियम है, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता, तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अगला स्टॉप 5 मिनट दूर है।
वो आदमी रोने लगा और बोला, 5 मिनट, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। लिंग जिए ने ये सब देखकर मुझसे पूछा, ये कौन सी बुरी बला है? मैंने उसे समझाया कि उसके शरीर में खराब गैस भर गई है जिसे उसे बाहर निकालना है। लिंग जिए ने कहा, सच में आम इंसानों की मुसीबतें बहुत अजीब होती हैं। तभी बस में हर तरफ बदबू फैल गई, लोग खांसने लगे। मैंने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, अरे बाप रे, इतनी भयंकर बदबू मुझे तो मार ही डालेगी। तभी मैंने ध्यान दिया कि लिंग जिए ने अपना कवच छोटा कर लिया था और मैं कवच से बाहर हो गया था। मैं बदबू से परेशान होकर खांसने लगा और मैंने उससे पूछा, लिंग जिए, तुमने अपना कवच छोटा कर लिया है क्या? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता। मैं बदबू से तड़पने लगा और मैंने कहा, मुझे अंदर आने दोगी या नहीं? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब मैंने कहा, ठीक है, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। ये कहकर मैंने अपना सिर जबरदस्ती उसके कवच के अंदर उसके सीने के पास घुसा दिया। वहां से दूध जैसी मीठी महक आ रही थी। वो घबराकर बोली, तुम मुझसे दूर हटो। मैंने कहा, मैं नहीं हटूंगा। हार मानकर वो बोली, ठीक है, मैं कवच बड़ा कर देती हूँ। जैसे ही बस का दरवाजा खुला, सारे लोग बदबू से बचकर बाहर भागने लगे। मैं भी बस से बाहर आया और खुली हवा में सांस लेते हुए चिल्लाया, आहा मेरी जान में जान आ गई। मैंने उसे कहा, चलो बहन, सबसे पहले मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन दिलाता हूँ। हम दोनों एक शानदार मॉल के अंदर गए और एक फ़ोन की दुकान में घुसे। मैंने एक फ़ोन की तरफ इशारा करके दुकानदार से कहा, ये वाला एक पीस दे दो। लिंग जिए ने फ़ोन को देखकर कहा, एप्पल? मैंने हंसते हुए कहा, ये बस कंपनी का नाम है, इसे खा नहीं सकते। वो बोली, मुझे दिखाई दे रहा है। दुकानदार ने फ़ोन दिया। मैंने कहा, काला रंग और टॉप मॉडल, धन्यवाद। मैंने फ़ोन में सिम डालकर अपना नंबर सेव किया और उसे देते हुए कहा, लो, मैंने नंबर सेव कर दिया है। अब से हम दोनों किसी भी समय एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। उसने स्क्रीन पर मेरा नाम देखा और बोली, बॉयफ्रेंड? मैंने चालाकी से कहा, क्या लिंग जिए अब मेरी दोस्त नहीं है? उसने कहा, हाँ शायद। मैंने कहा, तो फिर जब हम दोस्त हैं और मैं एक लड़का हूं, तो तुम्हारे फ़ोन में मेरा नाम बॉयफ्रेंड सेव होना बिल्कुल सही और जायज़ बात है ना? उसने मेरी बात मान ली और कहा, ठीक है। मैंने उससे कहा, चलो अब मैं तुम्हें कुछ कपड़े भी दिला देता हूँ। वो एक ट्रायल रूम से खूबसूरत कपड़े पहनकर निकली। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये वाला भी ठीक है, हमारी लिंग जिए जो भी पहनती है उसमें अच्छी ही लगती है। फिर हम एक महिलाओं के कपड़ों की दुकान के सामने रुके। मैंने उससे कहा, लिंग जिए, हमारे इस दुनिया के अंदर पहनने वाले कपड़े शायद तुम्हारी दुनिया के कपड़ों से काफ़ी अलग होते हैं। वो वहाँ रखे कपड़ों को देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, एक आदमी होने के नाते हालांकि मुझे अंदर जाने में थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी शर्म छोड़कर तुम्हारे साथ अंदर चल सकता हूँ। उसने तुरंत एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था, पुरुषों का अंदर आना मना है। मैं बाहर ही रुक गया और अपने फ़ोन में देखने लगा। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, गुईवान। मैंने सामने देखा तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अपने एक हट्टे कट्टे नए बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी। मैंने कहा, अरे तुम हो? उस हट्टे कट्टे आदमी ने पूछा, क्या यही तुम्हारा वो कंगाल एक्स बॉयफ्रेंड है? वो लड़की बोली, हाँ बिल्कुल यही है। मैंने उसे ताना मारते हुए कहा, तो तुमने अपने जज्बातों का सौदा कर लिया है। वो गुस्से में बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? हम दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। मैंने कहा, जज्बातों का सौदा नहीं, बल्कि ये तो बिस्तर पे बनाए गए जज्बात हैं। उस आदमी ने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया और बोला, तूने क्या कहा? एक बार फिर से बोल। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि तुम दोनों ने अपने जज्बात बिस्तर पर बनाए हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? कहीं तुम इन दोनों की वही नाजायज औलाद तो नहीं हो? तभी उस लड़की ने कहा, अंकल वांग, इस लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटो। उस आदमी ने मुझ पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन मैंने आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसा धक्का मारा कि वो सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी लिंग जिए दुकान से अपना सामान लेकर बाहर आई और बोली, गुयुआन आकर पैसे दे दो। मैंने अपनी शर्ट ठीक करते हुए कहा, हाँ कितने पैसे हुए? उसने मुझे बैग देते हुए कहा, 200। मैंने अपना फ़ोन निकाला। तभी मैंने देखा कि वो लड़की घबराई हुई जमीन पर बैठे उस आदमी के पास एम्बुलेंस को फ़ोन कर रही थी और बोल रही थी, हेलो, क्या ये 120 है मेरे पास? यहाँ एक आदमी बेहोश हो गया है, हम एसएम मॉल की 5वीं मंजिल पे हैं, जल्दी जल्दी आओ। मैंने लिंग जिए की तरफ देखा और बस इतना ही कहा, लिंग जिए। मैं मॉल में अपने सामने खड़ी लिंग चिंगशुए को देखकर पूछने लगा, लिंग चिंगशुए, क्या अभी तुमने ही मेरी मदद की थी? उसने कहा, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या मुझे बचाने के लिए की थी? उसने मेरी तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे। फिर हम दोनों मॉल के एस्केलेटर की तरफ बढ़ने लगे और मैं हाथों में शॉपिंग बैग्स उठाए उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर उससे कहा, लिंग चिंगशुए, जरा रुको, घर पहुंचकर तुम्हें ये कपड़े पहनकर देखने पड़ेंगे। उसने बिना पीछे मुड़े पूछा, क्यों? मैंने समझाते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये फिट ना आए और कल को अगर तुम्हें इन्हें पहनकर बाहर जाना पड़ा और साइज सही नहीं निकला तो कितनी शर्मिंदगी होगी। उसने धीरे से कहा, ठीक है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा उसके कान के पास झुका और चुहलबाजी करते हुए मुस्कुराकर बोला, क्या मैं देख सकता हूँ कि ये तुम पर कैसे लग रहे हैं? मेरी ये बात सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने गुस्से में मुड़कर मुझे डांटते हुए कहा, भागो यहाँ से। और मैं शॉपिंग बैग्स थामे बस मुस्कुराता रह गया। घर पहुंचते ही मैं बुरी तरह थक कर सीधे सोफे पर ढह गया
और सुस्ताते हुए कहा, आज मैं तुम्हें ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना सिखाता हूँ। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी लिंग चिंगशुए आई और मेरे पास सोफे पर बैठ गई। मैंने अपना फोन निकालकर स्क्रीन दिखाते हुए कहा, देखो पहले ऐसे टैप करो, फिर वैसे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लो। अब बताओ तुम क्या खाना चाहती हो। उसने स्क्रीन पर बने हैमबर्गर सेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वाला। मैंने कहा ठीक है। ऑर्डर बुक करते हुए मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, लिंग चिंगचुए जब तक खाना आ रहा है तब तक तुम कपड़े ट्राई करके देख लो कि साइज सही है या नहीं। तभी फोन पे नोटिफिकेशन की घंटी बजी कि खाना दरवाजे पे आ गया है और अचानक बाहर दरवाजे पे कोई बड़ी जोर जोर से खटखटाने लगा। लिंग चिंगचुए हैरान होकर देखने लगी और मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अरे कौन बेवकूफ ऐसे दरवाजा पीट रहा है। और मैं पैर घसीटते हुए दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए। बाहर मेरे डैड खड़े थे। मैंने चौंक कर कहा, अरे डैड आप। डैड ने गुस्से में मुझे घूरते हुए डांटा, मैंने तुझे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है ताकि तू मुझ पर ही चिल्लाए। क्या चाहता है, मैं तुझे पीट पीट कर सीधा कर दूं। मैंने जल्दी से अपना सिर सहलाते हुए झेंप कर मुस्कुराया और कहा, डैड ये तो गलती से हो गया, मुझे लगा बाहर डिलीवरी वाला है। डैड हाथ में इंसुलेटेड बैग थामे अंदर आए और बोले, तेरी माँ को पता था कि तू बाहर से ही खाना मंगवाएगा, इसलिए उसने घर पे गर्मा गर्म बंस बनाए थे, वही तेरे लिए भिजवाए हैं। वैसे तेरी माँ ने तेरे लिए जो लड़की देखी थी, तू उस डेट से बीच में ही क्यों भाग आया। डैड जैसे ही हॉल में पहुंचे उनकी नजर सोफे पर आराम से बैठी लिंग किंगशुए पर पड़ी। लिंग किंगशुए ने तमीज से नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते अंकल। डैड ने भी हड़बड़ाकर कहा, नमस्ते। फिर डैड तुरंत पलटे, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर गलियारे में ले गए और चौंक कर बोले, तेरी तो बदमाश छुपा। रुस्तम निकला, अपने बाप से छिपाकर घर में लड़की बिठा रखी है। मैंने बात संभालते हुए कहा, डैड ऐसा नहीं है। डैड बोले, मैं भी सोचूं कि तू उस समय घर छोड़कर अलग रहने की जिद क्यों कर रहा था, तो तेरी ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डैड सच में ऐसा कुछ नहीं है। डैड ने उत्सुक होकर पूछा, उस लड़की का नाम क्या है। मैंने धीरे से कहा, लिंग चिंगशुए। डैड ने दोहराया, लिंग चिंगशुए। वाह कितना प्यारा नाम है, कहाँ की रहने वाली है, उसके घर वालों को पता है या नहीं। मैंने सफाई देते हुए कहा, डैड हम दोनों बस मामूली दोस्त हैं। डैड ने मेरी पीठ थपथपाई और हाथ हिलाकर बोले, तेरा बाप सब समझता है, मैं कोई पुराने जमाने का नहीं हूँ, छुपा क्यों रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ, लड़की का ध्यान रखना और खुले दिल से खर्च करना, पैसे खत्म हो जाएं तो बाप से मांग लेना। डैड के जाते ही मैं खाने का थैला लेकर हॉल में आया तो लिंग किंगशुए ने सोफे पर लेटे लेटे पूछा, क्या वो तुम्हारे डैड थे। मैंने सिर हिलाया, हाँ वही थे। वो सोफे पर पूरी तरह फैलकर लेटी थी। मैंने उसके पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा मेरे बैठने के लिए जगह बनाओ। उसने अपने पैर समेटे और मैं बैठकर उसे गर्मा गर्म हैमबर्गर थमाते हुए बोला, ये लो। फिर मैंने उसे स्ट्रॉ लगी हुई कोल्ड ड्रिंक दी और कहा, जरा ये कोला पीकर देखो। उसने स्ट्रॉ से एक घूंट भरा और बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते हुए हैरानी से बोली, वाह तुम्हारी दुनिया का खाना तो बेहद स्वादिष्ट है, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने अपना बर्गर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, तो फिर मत जाओ, यहीं मेरे पास ही रह जाओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेरी बात सुनकर लिंग चिंगशुए थोड़ी झेंप गई और खामोश हो गई। फिर मैंने अपना मुंह पूरा खोलकर बर्गर का बड़ा सा टुकड़ा चबाया। लिंग किंगशुए ने भी स्वाद लेते हुए बर्गर खाया और चहक कर बोली, ये बर्गर तो वाकई बहुत ही मजेदार है। बर्गर खाते खाते लिंग किंगशुए मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का हर बार मुझे लड़ाई में हराने के बाद भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता था और मरने से पहले भी इसने मुझे अपने नीचे छिपाकर मेरी जान बचाई थी। क्या ये सच है कि ये मुझे हजारों सालों से पसंद करता है। अभी मैंने बर्गर का रैपर नीचे रखा ही था कि तभी दरवाजे पर दोबारा जोर से खटखट की आवाज हुई। खट खट खट। मैंने हैरानी से उठते हुए कहा, अरे अब कौन आ गया। और मैं दरवाजा खोलने बढ़ा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला सामने मेरी मॉम खड़ी थी। वो मुझे धक्का देकर अंदर आते हुए बोली, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, और सीधे सोफे की तरफ भागकर लिंग किंगशुए को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, तुम लिंग किंगशुए हो ना। लिंग किंगशुए ने मासूमियत से कहा, जी हाँ, बहुत समय बाद किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया है। मॉम उसके पास सोफे पर बैठ गईं और अपना फोन निकालते हुए उत्सुकता से बोली, आओ मेरा वीचैट ऐड कर लो। आगे से अगर ये लड़का तुम्हें जरा भी परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छी मरम्मत करूंगी। लिंग किंगशुए मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर अचानक लिंग किंगशुए ने अपना चेहरा उतरा हुआ और दुखी बनाकर शिकायत की, आंटी गु युआन मुझे अक्सर चिढ़ाता है और बुद्धू कहता है। मॉम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाई, क्या मेरी तो हवा ही निकल गई। मैंने मन ही मन कहा, अब तो मैं गया। तभी डैड अपनी कमर पकड़ते हुए लंगड़ाते हुए अंदर आए और कराहते हुए बोले, अरे जरा धीरे नहीं चल सकती, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मॉम डैड पर भड़कते हुए चिल्लाई, तुम्हें अपनी कमर की पड़ी है, तुम्हारे बेटे ने लिंग किंगशुए को बुद्धू कहा है। डैड की आंखें गुस्से से बाहर आ गईं। क्या तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू लिंग किंगशुए को ऐसे बोलेगा? कल को तो तू इस पर हाथ भी उठाने लगेगा। मैंने घबराकर अपने हाथ आगे किए और कहा, अरे रुकिए तो सही। लिंग किंगशुए मॉम ने पीछे से आकर मेरे बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोली, वाह हमारे सामने तू इस पर चिल्ला रहा है, हम नहीं होते तो तू इस पर हाथ चला देता। डैड ने तुरंत अपनी पेंट से चमड़े का बेल्ट निकाल लिया और मॉम बोली, अभी के अभी माफी मांग। डैड ने बेल्ट हवा में लहराते हुए कहा, लिंग किंगशुए तेरे साथ रह रही हैं और तू इसे बाहर का खाना खिला रहा है। डैड मुझे बेल्ट से पीटने लगे और मैं दर्द से कूदते हुए चिल्लाने लगा, अरे आउच आउच आउच, बाहर का खाना इसने खुद मंगवाया था, इसने खुद ऑर्डर किया था। मैं भागकर सोफे पर बैठी लिंग चिंगशुए के पास गया और उंगली उठाकर बोला, लिंग चिंगशुए तुम
इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मॉम ने फिर पीछे से मेरे बाल पकड़कर पीछे खींच लिए और डांटा, तू क्या करना चाहता है? हमारे सामने ही लड़की पर हाथ उठाएगा क्या? मैं दर्द से बिलबिलाते हुए रोने लगा। मॉम मॉम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। उधर लिंग किंगशुए सोफे पर आराम से लेटी हुई फोन चला रही थी और अपना मुंह छुपाकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मॉम ने मुझे डराते हुए कहा, अगर आगे से तूने लिंग किंगशुए को कुछ भी कहा तो तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। फिर मॉम लिंग किंगशुए के पास जाकर प्यार से उसका हाथ थाम कर बोली, लिंग किंगशुए बेटा, तुम दोनों कल शाम को घर पर खाना खाने आना। तुम्हारे अंकल जो स्वादिष्ट डिश बनाते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लिंग किंगशुए ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है आंटी, मैं जरूर आऊंगी। मॉम खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, हा हा हा, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये बचपन में जब छोटा था ना। फिर डैड और मॉम जाने लगे और बोले, बाय बाय, हम चलते हैं। उनके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टेक लगाकर आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और कराहते हुए कहा, आह। फिर मैंने गुस्से में आंखें खोली और दहाड़ा, लिंग किंगशुए। लिंग किंगशुए सोफे पर पेट के बल लेटी हुई हवा में पैर हिलाते हुए मोजे में फोन चला रही थी। उसकी फोन स्क्रीन पर मेरी मॉम की चैट खुली थी जिसमें उसने टाइप कर रखा था, आंटी गु युआन मुझे मार रहा है। मैं गुस्से में उसके पास पहुंचा, पर जैसे ही मेरी नजर उसके फोन पर पड़ी मेरे होश उड़ गए और पसीने छूट गए। लिंग किंगशुए ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या कह रहे थे? मेरा सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। मैंने आंखें भींचकर अपनी हंसी दबाते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, मैं कह रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। लिंग किंगशुए ने इतराते हुए कहा, ये हुई ना बात, आंटी कितनी अच्छी और प्यारी हैं। और मैं चुपचाप बेबस होकर खड़ा रह गया। ये ठीक है। लिंग किंगशुए अपने फोन में मैसेज देखते हुए सोफे पर लेटी हुई थी और खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, आंटी कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं। ये सुनकर मैं हैरान होकर उसके पास आया और चौंकते हुए पूछा, मेरी माँ प्यारी? उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद मैं रसोई में गया और प्लेट में कटा हुआ ठंडा तरबूज लाकर मेज पर रखते हुए कहा, लो तरबूज खाओ। लिंग किंगशुए ने तरबूज की एक फांक उठाई और खाते हुए मुझसे पूछा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो क्या होगा? तुम भी कमाल करते हो, अंकल आंटी के जाने के बाद तुम तरबूज बाहर लाए। मैंने उसे समझाते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए वे ठंडा नहीं खा सकते। उसने धीरे से कहा, ओह। मैंने आगे कहा, अगर मेरे माता पिता को पता चला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो वे हम दोनों का जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। लिंग किंगशुए तरबूज खाती रही। फिर मैंने बचे हुए टुकड़ों की प्लेट उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम से खाओ, मैं आज का खरीदा हुआ सामान समेट लेता हूँ। मैं जाने लगा तो लिंग किंगशुए ने हिचकिचाते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हूँ, सिर्फ नाटक, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और चिल्लाया, क्या? लिंग किंगशुए घबराकर सोफे पर रखे नीले रंग के शार्क सॉफ्ट टॉय को अपने सीने से चिपकाकर बैठ गई। मैं उसके पास गया और सोफे के सामने बैठकर संजीदगी से बोला, लिंग किंगशुए, प्यार मोहब्बत जैसी चीजों में नाटक नहीं चल सकता। मैं अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ ये नाटक नहीं कर सकता। इससे आखिरकार सिर्फ उनका ही दिल दुखेगा। और लिंग किंगशुए ने दुखी होकर अपना सिर झुका लिया और बोली, ठीक है। लेकिन उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हम कोशिश करके देख सकते हैं। ये सुनते ही लिंग किंगशुए की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने शार्क को पकड़कर कहा, हाँ तो कोशिश करके देखते हैं, आखिरकार हमारा तो 1000 सालों का बंधन है। मैंने खुशी के मारे उछलकर हाथ हवा में लहराए और जोर से चिल्लाया, तो फिर कोशिश करते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। अलविदा दुनिया के सारे सिंगल लोगों। हा हा हा। इसके बाद मैंने खरीदारी के थैले उठाकर उसे देते हुए कहा, ये तुम्हारे अंदरूनी कपड़े और कपड़े हैं, इन्हें अलमारी में टांगना पड़ेगा। लिंग किंगशुए ने थैले थामे और बोली, हाँ हाँ समझ गई, तो मैं कपड़े ट्राई करने जा रही हूँ। वो कमरे की तरफ बढ़ी तो मैंने हैरान होकर पूछा, अरे? कमरे के अंदर जाकर उसने बेड पे रखे अपने खूबसूरत कपड़ों को देखा। लिंग किंगशुए मन ही मन सोचने लगी, हालांकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम कमरे में आकर नहीं सो सकते। बाहर सोफे पर बैठकर मैंने लंबी सांस ली और कहा, मैं समझ गया, आखिरकार अभी तो शुरुआत ही है। लिंग किंगशुए ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने रेशमी नाइट सूट को देखा और मन ही मन कहा, तुम समझ गए, यही काफी है, अब मैं सोने जा रही हूँ, मेरी ये बॉडी। फिर उसने शीशे में खुद को देखते हुए अपने गालों पर हाथ रखा और खुद से कहा, लिंग किंगशुए, तुम तो आंटी को खुश करने के लिए राजी हुई हो। हाँ, ये सिर्फ आंटी के लिए है। फिर वो बेड की तरफ गई और चादर ओढ़कर चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई तब मैं सोफे पर अपनी आंखें मलते हुए उठा। मैंने सीधे रसोई में जाकर अंडे फ्राई किए, कप में गर्म दूध डाला, सॉसेज सेके और ताजा सलाद तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। फिर मैं लिंग किंगशुए के कमरे के दरवाजे पर गया और दरवाजा खटखटाते हुए आवाज दी, लिंग दी, उठो, खाना खा लो। अंदर बेड पर सोई लिंग किंगशुए ने आलस में करवट ली। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाला था कि तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर बहुत तेज धमक के साथ खटखटाने की आवाज हुई। मैंने गुस्से में आकर चिल्लाकर पूछा, कौन है बे? तभी मुझे वो घटना याद आई जब मैंने गुस्से में उंगली उठाकर कहा था, अरे ओ खूसट, मैं तुझे बता दूं, ये मत सोच कि तू फंतासीपुर के सबसे बड़े खानदान का है तो मैं तुझसे डर जाऊंगा। दरवाजा खुला और सामने कई लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स के साथ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। मैंने चौंक कर पूछा, अरे बाप रे, तुम लोग कौन हो? उस बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, तुम वही हो जिसने सबके सामने मेरे पोते को गाली दी और मेरे बॉडीगार्ड कैप्टन को मारकर बेहोश कर दिया।
मैंने लिंग किंगशुए को अपने पीछे छुपाते हुए मासूमियत से कहा, बुजुर्ग जी ये क्या बात हुई, मैंने भला कब हाथ उठाया। तभी एक ब्लैक यूनिफॉर्म वाले अफसर ने अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए कहा, ये मॉल की सीसीटीवी फुटेज है, हमारे साथ चलो और जांच में सहयोग करो। लिंग किंगशुए ने घबराकर मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और बोली, मत जाओ। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर प्यार से समझाया, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, घर पर मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाकर रखना, मैंने अभी तक तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया है। लिंग किंगशुए की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, अपना ध्यान रखना, वरना मैं उन लोगों का। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात काटी, मुझ पर भरोसा रखो, तुम जिस तरह से मुझे पकड़े हुए हो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सच में कोई घिनौना जुर्म कर दिया हो। लिंग किंगशुए ने धीरे से मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैंने सिर हिलाया हूँ। इसके बाद वे लोग मुझे गाड़ी में बैठाकर पूछताछ वाले कमरे में ले गए। मैं मेज के सामने बैठा था और सामने अफसर तथा बॉडीगार्ड खड़े थे। मैंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा, इस वीडियो में क्या मैं वही इंसान नहीं हूँ जिसे हवा में उठा लिया गया था। पहलवान बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कहा, बात तो सही है, लेकिन बाद में तुमने हमारे बॉस को मारकर बेहोश कर दिया। मैंने अचंभित होकर कहा, मतलब उसने मुझे घूंसा मारने की कोशिश की और खुद ही बेहोश हो गया। जरा अपने इस दिमाग पर जोर डालकर सोचो, मेरे इस दुबले पतले शरीर से क्या मैं उसे बेहोश कर सकता हूँ? उल्टा मैंने उस पर झूठा आरोप लगाने का केस नहीं ठोका है। अफसर ने मुझे घूरते हुए कहा, बात करनी है तो आराम से करो, अपना आपा मत खो। मैंने मासूमियत से पूछा, क्या मैं आपा खो रहा हूँ? फिर मैंने उस बुजुर्ग की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, अरे वो खूसट, मैं तुझे बता दूं, ये मत सोच कि तू फंतासीपुर के सबसे बड़े खानदान का है तो मैं तुझसे डर जाऊंगा। फिर मैंने अपना फोन उठाकर सबकी तरफ दिखाया और कहा, मैं तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सब लाइव क्लाउड पर अपलोड हो रहा है। बुजुर्ग और अफसर हक्के बक्के रह गए। अफसर ने घबरा कर पूछा, नौजवान तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए हाथ फैलाए और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि कानून व्यवस्था निष्पक्ष न्याय करेगी, है ना? यह सुनकर अफसर का रवैया तुरंत बदल गया और वो नकली मुस्कान के साथ हाथ फैलाकर बोला, बिल्कुल, निष्पक्षता ही तो हमारा सिद्धांत है, जनता की सेवा जो करनी है। और वे सब मिलकर हंसने लगे। दूसरी तरफ घर पर लिंग किंगशुए नाइट सूट पहने कमरे से बाहर आई। वो अकेली सोफे पर आकर बैठ गई और नीले शार्क टॉय को गले से लगाकर परेशान होते हुए बोली, अरे यार अब मैं क्या करूं? वो सोफे पर उल्टी सीधी लेटकर तड़पने लगी। फिर अचानक उठकर बैठ गई और बोली, छोड़ो हटाओ, जो होना था सो हो गया, अब पहले उसके लिए खाना बना देती हूँ। वो दौड़कर रसोई में गई और फ्रिज का दरवाजा खोला। फ्रिज के अंदर तरह तरह का सामान और एक डिब्बे में लाल मिर्च रखी हुई थी। लिंग किंगशुए ने लाल मिर्च का डिब्बा बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए बोली, ये लाल मिर्च बहुत बढ़िया लग रही हैं, देखने में ही स्वादिष्ट लग रही हैं। मैं आराम से घर आया तो मेरी पत्नी किचन में फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। उसने लाल रंग के फल निकाले और उन्हें एक बर्तन में कूटने लगी। फिर उसने उसमें कुछ डार्क सॉस और पीली सरसों जैसी चीज मिलाई और एक गहरे लाल रंग का पेस्ट बना लिया। फिर वो उसे एक कढ़ाई में पकाने लगी जिसमें से बहुत धुआं निकल रहा था। मैं किचन में गया और बोला, मैं आ गया हूँ। मैंने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो हैरान रह गया। बाप रे, तुमने इतने सारे पकवान कैसे बना लिए? फिर मेरी नज़र एक गहरे लाल रंग की डिश पर पड़ी। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उसने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी खास सीक्रेट चिली सॉस है। मैंने खुश होकर कहा, तब तो मुझे इसे ज़रूर चखना पड़ेगा। मैंने चॉपस्टिक से उस डिश का एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही मैंने उसे खाया मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया। मेरी आंखों से पानी निकलने लगा और मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैं हांफते हुए सिंक की तरफ भागा और नल खोलकर पागलों की तरह पानी पीने लगा। मेरी हालत देखकर वो किचन के दरवाजे पर आकर मासूमियत से बोली, मैंने तो ज्यादा मिर्च नहीं डाली थी, क्या तुम तीखा नहीं खा सकते? असल में वो एक बहुत ही भयंकर और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च से बनी सॉस थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। मैं अभी भी सिंक पर झुका हुआ था। तब उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तो तुम ये नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मेरा ईगो हर्ट हो गया और मैंने गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकती, फालतू बकवास मत करो। वो शांत होकर बोली, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या तुम तीखा नहीं खा सकते? मैंने पसीना पोंछते हुए पूछा, तुमने आखिर कितनी मिर्च डाली थी? उसने कहा, बस वही छोटी वाली मिर्च, नहीं तुमने सब कुछ उसी में डाल दिया क्या? मैंने कहा, बहन मार डालना बेहतर है लेकिन ऐसे तड़पाना नहीं, नर्क भी इससे बुरा नहीं होगा। मैं दौड़कर फ्रिज के पास गया और दूध की बोतल निकालकर पूरा दूध पीने लगा। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो भी इसे खाएगा वो घुटनों पे आ जाएगा। वो आराम से टेबल पर बैठी और उसने भी एक टुकड़ा खाया और बोली, ये बस थोड़ी सी मिर्च है, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा भी लाल हो गया। वो भी भागते हुए मेरे पास आई और मेरे हाथ से दूध की बोतल छीनकर पीने लगी। दूध उसके होंठों से नीचे गिर रहा था। वो हांफते हुए बोली, सच में ये बहुत तीखा है। मैं थक कर पीछे कुर्सी पर गिर पड़ा और बोला, और नहीं तो क्या, तुम तो अपने ही पति की जान लेने पर तुली हो। मुझे क्या पता था कि ये इतना भयंकर होगा। फिर हम दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे बिजनेस का वो मामला कैसा चल रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वो 70 साल का बुढ़ा बच्चा मुझे मात नहीं दे सकता। मैंने टेबल से गेमिंग कंट्रोलर उठाया और उसे देते हुए कहा, चलो थोड़ी देर गेम खेलते हैं। हम दोनों टीवी स्क्रीन पर रेसिंग गेम खेलने लगे। तभी हमें एहसास हुआ कि कोई हम पर नजर रख रहा है। मैंने पूछा, कहाँ? तो पता चला कि बाहर एक काले रंग की कार खड़ी है। मैं सोफे से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। सच में वहां एक गाड़ी थी। मैंने उससे कहा, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। उसने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैंने कहा बस मुझे देखते रहो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं वापस किचन में गया और मैंने उस खतरनाक चिली सॉस की बोतल उठाई और मन ही मन सोचा, उम्मीद है कि तुम लोगों को पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, वरना मैंने कढ़ाई में रखे मीट के टुकड़ों पर वो पूरी बोतल उड़ेल दी। उसके बाद मेरी पत्नी कपड़े बदलकर घर से बाहर चली गई और मैं भी वो तीखे वाले मीट का डब्बा लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल पड़ा। मैं सीधे उस काले रंग की कार के पास गया। अंदर 2 गुंडे बैठे थे। एक ने घबराकर कहा, भाई उसने हमें देख लिया है। तो दूसरे ने कहा, जब आ ही गए हैं तो शांत रहो। मैंने कार का दरवाजा खटखटाया तो ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और चिल्लाते हुए बोला, क्या है बे लड़के, हम तो बगल वाली कंस्ट्रक्शन साइट से हैं और यहाँ किराए पर घर ढूंढ रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अभी भी अपने बाप के सामने नाटक कर रहे हो? मैंने बड़ी चालाकी से कहा, ओह मुझे लगा तुम मेरे छोटे भाई हो। मैंने तो खास तौर पर तुम्हारे लिए 50,000 रुपए तैयार किए थे ताकि हमारी दोस्ती हो सके और मैं माफी मांग सकूं और हम पुरानी बातों को भूल सकें। लेकिन चूंकि तुम वो लोग नहीं हो तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। ये कहकर मैं वहां से वापस जाने लगा। तभी ड्राइवर वाले गुंडे ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे अरे भाई रुको, तुम तो जानते हो कि हम इस लाइन में हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है ना। बड़े भाई सच में बहुत बहादुर और समझदार हैं, बिल्कुल उस सन नाम के बुढ़े बॉस के आदमियों की तरह। मैंने उनसे कहा, तुम लोग काफी देर से पहरा दे रहे होगे, कुछ खाया भी नहीं होगा। आओ ये लो, इसे चख कर देखो। मैं जाकर तुम लोगों के लिए शराब की 2 बोतलें ले आता हूँ। मैंने उन्हें वो डब्बा थमा दिया और वहां से चल दिया। कार के अंदर बैठे गुंडे बहुत खुश हो गए और एक ने दूसरे से कहा, देखा मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजेदार खाना मिलेगा। हमारा बड़ा भाई कमाल का है। उन्होंने डब्बा खोला और कहा, चलो खाते हैं। मैं एक दीवार के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था और मन ही मन मुस्कुराकर बोला, खाओ खाओ, अगर ये तुम्हें नहीं मारेगा तो ये एक बम की तरह काम करेगा। उन्होंने वो टुकड़े खाए जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। जैसे ही उन्होंने वो खाया उनका पूरा शरीर जलने लगा और उनके चेहरे एकदम लाल टमाटर जैसे हो गए। वो चीखते हुए बोले, अरे बाप रे, ये क्या है? और हाँफते हुए कार से बाहर निकलकर पागलों की तरह भागने लगे। एक गुंडे को पानी का नल दिखा और वो उसी से पानी पीने लगा। मैं दीवार के पीछे से ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मैंने कहा, अभी तो मजा शुरू हुआ है। जैसा कि सब जानते हैं, ज्यादा तीखा खाने से सिर्फ ऊपर ही जलन नहीं होती बल्कि नीचे भी धमाका होता है। तभी दोनों गुंडे अपने पेट को पकड़कर दर्द से कराहने लगे। एक बोला, भाई मेरी हालत खराब है, मुझे पहले बाथरूम जाना है। तो दूसरा बोला, नहीं पहले मैं जाऊंगा, तू यहीं रुककर पहरा दे। और वो पेट पकड़े खड़े रहे। मैं अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे झाड़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी मेरे पेट में अचानक जोरों का दर्द उठा और मैं झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गया। तभी मेरे साथ वाला शख्स भी दर्द से कराहता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और झाड़ियों के पीछे आकर बैठ गया। हम दोनों दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक हैंडसम लड़का हाथ में फोन लिए वहां से गुजर रहा था और उसने रुककर हम दोनों की इस हालत का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा कि तुम इस सार्वजनिक जगह पर इस तरह वीडियो क्यों बना रहे हो? और तभी मुझे एहसास हुआ कि इस छोटे लड़के ने ही हमें कुछ ऐसा खिलाया है जिससे हमारे पेट में दर्द हो रहा है। उसने मासूमियत से कहा कि भाई मैं तो अभी अभी वापस आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हम दोनों गुस्से से उबल रहे थे और मैंने उससे कहा कि बेटा तू रुक जा, पेट साफ होने दे, फिर तुझे बताता हूँ। वो हंसते हुए वहां से जाने लगा और जैसे ही हम दोनों ने उठने की कोशिश की, उसने आकर हमें एक जोरदार लात मारी जिससे हम दोनों वापस गिर पड़े। उसने जाते जाते कहा कि जाकर अपने सुन बुजुर्ग से कह देना कि अगली बार यहाँ ऐसे लोगों को न भेजें। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने उससे कहा कि तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। उस लड़के ने अपनी टी-शर्ट ठीक करते हुए कहा कि मैं अभी अभी एक जंग जीत कर आ रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे कैंची कर रही हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो दोनों लिफ्ट में आए और उसने कहा कि गर्मियों का मौसम है और चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए तुम बुरा मत मानना। घर के अंदर पहुंचकर उसने फोन पे अपनी मम्मी को मैसेज भेजा कि मैं पहुंच गया हूँ और वो लड़का फ्रेश होने के लिए जाने लगा और उसने उस लड़की से कहा कि तुम कपड़े बदल लो, मैं नहाने जा रहा हूँ। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने सोचा कि ये क्या कह रहा है। कुछ देर बाद जब वो नहा कर आया तो लड़की भी अपनी बेडरूम में जाकर अपने गालों को पकड़कर सोचने लगी कि मैं क्या सोच रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों सड़क पर साथ चल रहे थे। उसने मुझसे कहा कि हम कुछ दिनों में चलकर कार देखेंगे, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ। मैंने देखा कि वो थोड़ा गुमसुम सा लग रहा था और मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बड़े प्यार से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, तुम उन्हें अपने माता पिता की तरह मान सकती हो। और ये सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।